अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुरानी तरक्की के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो बहुत सारी ऐसी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सिचुएशंस में तब्दीलियाँ आई हैं कि यकीनी तौर पे हमारे अपने जो अवाम भी है और इंटरनेशनल तौर पे भी और मकामी मुल्की अवाम भी जो है एक खुशी का तासुर है कि एक ऐलान ही है कि ईरान ने आपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। आप सब जानते होंगे कि आपने हुर्मुज़ को लेकर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक टेंशन चली है, उस टेंशन को दुरुस्त करने के लिए पहले ईरान ने अपने हुर्मुज़ को ब्लॉक किया कि यहाँ से कोई भी जहाज़ जो है वो ईरान की इजाज़त के बिना नहीं गुजर सकता। उसी के बाद क्या हुआ कि जनाब अली के अमेरिका ने ये अपने हुर्मुज़ को जो है वो ब्लॉक कर दिया कि ईरान जाने वाले कोई भी जहाज़ जो है वो अपना हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। ये एक ऐसा टेंशन था कि जिसकी वजह से एक खदशा था कि सीज़ फायर जो कि 21 अप्रैल तक के लिए नाफिज था, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जो सीज़ फायर टूटने का बास बने। लेकिन बहरहाल ईरान ने भी अमेरिका ने भी दोनों तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है पाकिस्तान का है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर की जो तातुल था वो टूटने से बच गया। इसके अलावा यह कि दूसरे राउंड के लिए भी आसिम मुनीर साहब जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान तशरीफ़ लेके गए। उसके बाद शहबाज शरीफ सऊदी अरब, फिर कतर और अब तुर्की में मौजूद हैं, वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद उनकी वतन वापसी का फैसला होगा। तो अब एक जो नई सिचुएशन हुई है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 95% इस बात का उम्मीद मौजूद है कि 21 अप्रैल से पहले जो है दूसरा राउंड ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो मुनक़िद होगा वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही होगा। और इसमें तवक्को की जा रही है कि शायद कि चूँकि फ़ाइनल मरहला है और इसमें दस्तखत होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद भी मुतवक्के है। इसी तरह ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं उनके भी यहाँ पर आमद ही मुतवक्के है। तो एक ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से गुज़श्ता 1 से 1.5 माह में जो पूरी दुनिया के हुकूमतें अवाम जो अजियत का शिकार थी, चूँकि तवानाई जिसमें पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा गैस की जो तरसीलात थी मुस्लिम ममालिक से, उसमें तातुल आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई। और हम सब जानते हैं कि उसकी वजह से लॉकडाउन का भी सिलसिला आया और बचत का मुहिम भी जो है हुकूमत ने नाफिज किया। ये अलग बात है कि वो बचत सिर्फ आवाम के लिए थी, अशारफिया के लिए नहीं थी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर यह बात तय है कि इस अपना हुर्मुज़ के खुलने का ऐलान अगर कर दिया गया है तो यकीनी तौर पे इसके मस्बत असरात इकनॉमी पे भी और सियासत पे भी आएंगे और पाकिस्तान का एक रुतबा जो है वो यकीनी तौर पर दुनिया के अंदर एक बुलंद होगा। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जो कि चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही किनारा कश हो जाए पूरी दुनिया के ममालिक से, उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा जो है नाकामी हुई। और इस वक्त सबसे हैरतनाक अमर यह है कि एक पुराना मुहावरा है कि जिसके लिए खंदक खोदेंगे उसमें आप खुद गिरते हैं। तो इंडिया के साथ भी यही सूरत हाल है कि जो कुछ उसने पाकिस्तान के लिए करने की कोशिश की, आज उसी को ही वो सामना कर रहा है। यानी कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ही इंडिया के हवाले से जो है बिल्कुल ही वो खामोश हो गए हैं और इंडिया का नाम जो है किसी भी बड़े इश्यूज़ में नहीं आ रहा है और पाकिस्तान का जो झंडा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है बुलंदी पर लहरा रहा है। ये तमाम सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की अपनी हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत ने एक अच्छा पॉलिसी हमें दी, अब उससे चाहे आप इख्तलाफ करें या उसकी हिमायत करें ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी हिकमत अमली के साथ हमने महीना 1.5 महीना जो भी ये क्राइसिस रहा उसमें हमने अब तक की जो है वो नाफिजुल अमल किया। गो कि इस वक्त भी बिजली की क्राइसिस की वजह से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है, जिसकी वजह से वफाक ने 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान किया था, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन सबसे जो हैरतनाक अमर यह है कि के इलेक्ट्रिक और हैस्को यानी कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी को भी जो है वो लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दिया गया था, लेकिन कराची में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो इसमें भी यकीनी तौर पे जो है कुछ हमारे अपने इदारों का, जिसमें कि के इलेक्ट्रिक खास तौर पे या हैस्को है, उनकी अपनी नाले भी है या उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये तमाम सूरत हाल है। इस सूरत हाल पे निकलने के लिए या इसको बचने के लिए या पाकिस्तान की अपनी हिकमतनी क्या रही जिसमें कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पे हमें नजर आए, और यही सबसे बड़ा कामयाबी का राज है कि पाकिस्तान आज अगर बेहतर पॉलिसी की तहत आगे चल रहा है तो इस इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे हैं। और इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो आज इस लाइव प्रोग्राम में जिन मेहमानों ने आज हमें मदऊ किया या जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को
रौनक बख्शा है उनके मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज हम नजमी आलम साहब। नजमी आलम साहब हैं, ये मुआविन खुसूसी हैं बराए वज़ीर आला सिंध बराए कच्ची आबादी। नजमी आलम, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं शेख हबीब साहब, ये हैं ताजिर रहनुमा भी हैं और सदर भी हैं कराची सिंध ताजिर तात के, और इससे पहले भी प्रोग्राम हमारे देख चुके होंगे। तो ये एक ताजिर और आवाम की आज नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू शेख हबीब साहब। ये दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे अंजुम निसार साहब, जो कि मियाँ अंजुम निसार साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करते हैं, ये साबिक सदर हैं PCCI के। इसके बाद ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं जो साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये भी हमारे साथ ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं नजमी आलिम साहब से, नजमी आलिम साहब मुबारक हो कि अच्छी पॉलिसी बनाई आपने। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ ईरान और अमेरिका वाला, तो हमने देखा कि वफाक और सूबाई की हुकूमतें जो हैं इनकी अपने अंदर बड़ा इत्तफाक़ राय रही और किसी बात पर भी इख्तलाफ नहीं हुआ। जो वफाक ने कहा सूबे ने उस पर अमल दरामद किया। तो इस वक्त की सूरत हाल क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या वफाक ने जो आपको लॉकडाउन के हवाले से बात की, पेट्रोल की राशनबंदी के हवाले से बात की, या लोड शेडिंग के हवाले से जो अभी जो मसला हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर क्या सूबाई हुकूमत का अपना क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, ये जो मसला है वो किसी सूबे का नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। तो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन सबको एक पेज पे होना है। पेट्रोल मंगाना है फेडरल गवर्नमेंट के पास से होके फिर वो सूबों में आता है। बिल्कुल। तो ये कोऑर्डिनेशन किए बगैर हो नहीं सकता था, और बिल्कुल कट किया है एक्सपेंसेस को। और जैसे मेरा पेट्रोल जो है 50% हो गया है इस वक्त। अच्छा। बिल्कुल। हमें SNGD से कार्ड मिलता है जिसमें मेरा पेट्रोल था, लेकिन उसको उन्होंने सबको कर दिया कि भाई जिसका जितना कार्ड है उसको 50% कर दूं। ठीक, सबके ऊपर अमल हुआ है, सारे मिनिस्टर्स पे, सब पे। ऐसा नहीं है कि ये किसी पे अमल नहीं हुआ है, बिल्कुल वो हो गया। सेकंड थिंग की आपने जो बात की कि अच्छा सब मिल के किया है, तो उसका क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा बोझ, मुझे बताया था CM साहब ने एक मीटिंग में कि वीकली 17 से 18 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट पे लोड आ रहा है इस पेट्रोल के प्राइसेस रोकने की कोशिश में कि और ऊपर ना जाए। और जो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट फंड में कमी की, 129 अरब रुपए की कमी की। में भी हमें CM साहब ने कहा कि भाई अब नए पैसे अप्रूव्ड स्कीमों के अलावा ना मांगना, अभी जब तक ये मामला सही ना हो जाए। यही रकमबंदी भी है कि अगर आपके पैसे नहीं आप क्यों उसको खर्च करें। और जहाँ लोड शेडिंग की बात की, देखिए उन्होंने ये किया था कि भाई एक तो लोड शेडिंग नॉर्मली होती है किसी इलाके में, वो केसी करती है कि भाई यहाँ से बिल नहीं आ रहा या जो भी नहीं आ रहा, वो तो उनका अपना वो है सिलसिला। लेकिन एक 2.5 घंटे की लोड शेडिंग का ये रखा था कि भाई सब तरफ की जाए। इवन जैसे हमारे बाथालैंड में भी शुरू हो गई, पहले नहीं हो रही थी। लेकिन केएलटी को तो इस्तिस्ना था, केएलटी को तो मना किया था, केएलटी और है सर देखिए वो है, लेकिन इशू यही आ रहा था कि आपके जो जनरेशन हो रही है वो पेट्रोल पे बहुत ज्यादा जा रही थी। गैस की अब देखने शदीद शॉर्टेज हुई है। अब अगर पेट्रोल से आप बिजली जनरेट करते हैं या गैस से, बड़ा फर्क आ जाता है प्राइस में। नहीं आता तो है, लेकिन बेहतर एज ए आप सूबाई हुकूमत के तर्जमान के हवाले से मैं यही बात करूं कि केएफटी को तो मना किया गया, केएफटी को और हैस को। देखिए इनके लिए तो कहा गया था कि इनहा लोड शेडिंग नहीं होगी, और 21,000 मेगावाट जो है बिजली जो है नेशनल ग्रिड से केएफटी हासिल कर रही है। देखिए एक तो वो लोड शेडिंग है जो नॉर्मली होती है, वो तो नॉर्मली तो वो होती है कि जनाब अली के बिजली का वो इनका मोटो होता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। नहीं टेक्निकली क्लियर बात है, जिस जगह से उनको रिकवरी नहीं हो रही होती है वो उधर लोड शेडिंग करते हैं, और जहां से हो रही होती है वहां टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। हाँ हो जाते हैं जो, लेकिन बेसिकली जो मेन होता है कि वो लोड शेडिंग, जो डिक्लेयर्ड लोड शेडिंग होती है कि भाई इस इलाके में 6 घंटे होगी, 8 घंटे होगी, वो ड्यू टू रेवेन्यू करते हैं। वो अगर लोग बिल दें तो वो ना हो, ये उसका नहीं मतलब ये कि क्या सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक के इस पॉलिसी को मतलब कि मुतमईन है। आपने लॉकडाउन की बात की थी, स्मार्ट लॉकडाउन, हमने भी उस पे यस कहा सिंध गवर्नमेंट ने किया, फेडरल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बनी है, इस पर हमें सबको मिलकर चलना है, हमने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। होटलों वगैरह पे शॉप्स तो बंद हो गई, शॉपिंग सेंटर वगैरह ये तो बंद हो गए, लेकिन होटल वगैरह वो खुले रहे हैं कि खाने पीने के, चाय के होटल, चाय होटल खासतौर पे वो सुबह तक खुले हुए हैं। वो तो सब तो उन पे भी सारा था ना कि 12 बजे तक बंद हो जाएंगे, 11:30 12 नहीं, वो नहीं कह सकती, इंतजामिया लोगों ने बंद नहीं किए, उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया लोगों ने। उसमें तो हुकूमत की कमजोरी है ना। हाँ, हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है कि उनको बंद करना चाहिए। इसलिए कि देखें चाय के होटलों पे तो मेरा हमेशा से ये स्टैंड है कि 12 बजे के बाद शहर में चाय का होटल खुला ही नहीं चाहिए।
इसलिए सबसे क्रिमिनल वहीं जाकर बैठते हैं रात को। ये मेरा सबसे पुराना स्टैंड है, मैंने कमिश्नर हर जगह शोर किया है कि भाई 12 बजे के बाद ये चाय के होटल नहीं खुलने। अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत उसको सीरियस नहीं ले रही है ना। नहीं, सूबाई हुकूमत ने तो लिया सीरियस। अभी 2 दिन पहले किसी का फोन आया, मेरी पार्टी की खातून ने, मेरे भांजे को पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों पकड़ा? कहने लगी जी उसकी दुकान खुली हुई थी। तो मैंने कहा क्यों खोली हुई थी? सर तो छुड़वा दिया कोई ये नहीं किया कि तो छुड़वा दिया आपने? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्यों नहीं छुड़वाया जी उसको, मैंने बना। लेकिन एक फैक्ट है कि इस पे कोई ऐसी सख्ती भी नहीं की कि भाई आपने नहीं बंद की तो उठा के जेल में डाल रहे हैं, ये लॉकअप कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ने दुबई के बाद कराची की अपनी एक खासियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी इंशाल्लाह। तो सूबाई हुकूमत उस हवाले के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या काम कर रही है कि वो मुस्तकबिल में जो है वो दुबई की बजाय कराची को जो अल्टरनेट सिटी के तौर पर दुनिया में दिखा अगर आप दुबई से मिलाना चाहते हैं, दुबई से मिला नहीं रहा, तो मैं दुबई से नहीं मिला रहा। मैं कह रहा दुबई से जो सरमायाकार यहाँ आएंगे या आने की चाह रखते हैं तो उनको कुछ नजर तो आए ना। यहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं, गटर के पानी का मसला है, बिजली का मसला है, अमन अमान का मसला। इस वक्त पता आपको डकैती इतनी ज्यादा हो गई है कि हर जगह जो है स्ट्रीट क्लीनर्स कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि आप डेली का अगर आपको मिलेगा कि आज पुलिस ने यहाँ मुकाबला किया, एक डकैत पकड़ा, मारा, ये भी आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कराची पुलिस को। अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि यहाँ पर इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने मारा डाकू को। तो ये पुलिस भी अपने काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल कोई मार्क्स ही ना दें। लेकिन इतना बड़ा शहर है, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा कि शहर में अल्लाह ताला करे कि ये शहर और बड़ा हो, लेकिन बात ये होती है कि दुबई खत्म हो रहा है। यानी अमूमन जो सोशल मीडिया के दुबई की हैसियत जो है वो मरकजी खत्म हो रही है, तो उसके जो एक में कराची जो है वो सबसे पहला शहर होगा जिसमें कि ग्रो करने की तवक्को की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची को इस हाल बनाएगी कि वहाँ का सरमायाकार यहाँ आने में गवादर भी उस लिस्ट में आ जाएगा। आप याद रखिएगा मेरी प्रश्न, गवादर भी उस लिस्ट में आएगा। नहीं गवादर एंड कराची, हाँ। इसलिए कराची स्पोर्ट, हाँ, गवादर भी पोर्ट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? यहाँ पर देखिए ना, अब अगर जो पैसा आता है तो किस फील्ड में लग रहा है? लोग सिर्फ जायदाद खरीद के छोड़ रहे हैं। जैसे दुबई में हम लोगों ने जायदादें खरीद के छोड़ी हुई है, बिजनेस में कम लगाया हुआ है। यही जायदादें किसी हैं दुबई में, वो तो आपको भी पूरे पता पाकिस्तान की है सब कबला, इसमें किसी एक को आप बड़ी इसमें सियासी जमातों का नाम ज्यादा आता है। सियासी जमात, ब्यूरोक्रेट, इवन जर्नलिस्ट, उनकी भी मुझे बहुत जर्नलिस्ट का नहीं है। जर्नलिस्ट वहां वही होंगे जिनको कि आप लोगों ने प्रमोट किया होगा किसी ना किसी प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल शेख साहब क्या कहेंगे आप कि इस वक्त जो है हालात बैनुक़वामी तौर पर तब्दील हो रहे हैं, बैनुक़वामी के तौर पर तब्दील होने के नाते एक कराची के एक मुमताज़ ताजिर होने के नाते आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मुस्तकबिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया बिलाल भाई। बात यह है कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया की जो निगाह है, मरकज़ निगाह, वो पाकिस्तान है। सबसे बड़ी बात है कि फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर साहब और सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनकी बड़ी खिदमत हैं कि बिलखुसूस अमेरिका से और ईरान से कोऑर्डिनेशन कराने में। और आज देखें उसका समर आपको अंदाज़ा लग रहा है कि आज वो सेकंड मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जबकि ट्रम्प साहब अपने मुंह से कह रहे हैं। और प्लस इसके अलावा ये देखें कितनी बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम कामयाब हो गए कि जिस हारमूद के ऊपर वो अपना सिस्टम लगाना चाह रहे थे, अपनी सिक्योरिटी लगाना चाह रहे थे, अरबों खरबों डॉलर का वो एक सिस्टम लगाना चाह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने एक ऐसा किरदार अदा किया कि पाकिस्तान का नाम भी वक़ार में कर दिया। और ईरान और अमेरिका की जो जंग के मामला थे वो काफ़ी हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ सारे बादल छट गए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये हम 100% जो है ना 21 तारीख से पहले इंशाल्लाह ताला ये सारे मामला बेहतरी की तरफ आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वफाक को भी चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जो है इनके सूबे के इख्तियारात अपने होते हैं, तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डीजल के प्राइसेस में जो कमी की है उन्होंने वो नॉर्मल नहीं है। इससे महंगाई का जो सिस्टम है ना वो गरीब आदमी तक बहुत पहुँच रहा है, तो इससे असर नहीं होगा जब तक ये डीजल को सही तरीके से कमी नहीं करेंगे, पेट्रोल के पैसों को रिवर्स नहीं करेंगे, चाहे वो सब्सिडी
के नाम पे दें या किसी भी चीज़ पे दें, अगर ये नहीं देंगे तो पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उसमें 11 करोड़ लोग वो है जो शरह गुर्बत की लकीर से ज़िंदगी नीचे बसर करने में मजबूर है। ये वो कराची वो शहर है जिसको मिनी पाकिस्तान थे। चारों सूबे से लोग आके यहाँ रोज़गार कमाते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि 70 से 72% ये रेवेन्यू वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। लेकिन इसी कराची शहर के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो इनको बहुत ज़रूरत है, सिंध गवर्नमेंट को बिलखुसूस पूरी तवज्जो कराची पे देनी चाहिए और पोर्ट पे देनी चाहिए। कि आप देखें जो दुबई वाला मामला है वो आप देख रहे हैं कि दुबई जो है वो पीछे होने जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से आने वाला जो साल है अगला उसके अंदर हमें बहुत ग्रोथ होगी, और हमारी जो तमाम पोर्ट हैं इंशाल्लाह दोनों तीनों चाहे वो ग्वादर हो या बिलखुसूस कराची बंदर खां तो खैर हमारी है ही, और मैं समझता हूँ इसी तरह ये जितनी भी हमारी पोर्ट्स हैं उसके अंदर एक ग्रोथ बढ़ रही है। और आप पिछले एक महीने से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे कि कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना कंटेनर जो है आया और चला गया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो खुदारा ख़ासतौर पर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का भी ख्याल करें, बिलखुसूस सिंध की 6.5 करोड़ जो आवाम है वो आपके ऊपर नजर बना के बैठी हुई है। सदर की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर का सब्जेक्ट है, सदर का देखिए नहीं। मैं तो दोनों से बात कर रहा हूँ ना, मैं जाहिर है मेरा ताल्लुक सिंध से है, सिंध से तो मैं सिंध से बात करूंगा ना, वफाक से तो है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो सियासत होना शुरू हो गई थी, ये हमारे इसमें सूबे पे हो गई, और वो खासतौर पे हमारा जो प्लाजा वो हुआ था, जो गुल प्लाजा उस पर चाहते कि जी वफाक को टेक करने की या फलाने को करे। देखिए हमें सिंध से ही लेना है, हमें तो सिंध गवर्नमेंट ने ही देना है जो कुछ देना है। शेख साहब मैं आपकी हम ये समझते हैं, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको, थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे साथ इस लाइन पे मौजूद अंजुम निसार, मियां अंजुम निसार साहब लाहौर से। बिल्कुल मियां अंजुम निसार साहब लाहौर से हैं, साबिक सदर APCI है, तो मैं इनसे जरा बात करूँ। सर अंजुम निसार साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ जनाब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। इस वक्त मेरे साथ नजमी आलम साहब। वालेकुम अंजुम भाई। जी वालेकुम सलाम। लगता है जुबैर भाई की आवाज है। नहीं जुबैर भाई नहीं है, नजमी आलम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा हाँ, बवाने कच्ची आबादी। और दूसरी तरफ मौजूद शेख हबीब साहब हैं, ये कराची ताजिर इत्तेहाद सिंध के हैं, और जुबैर भाई हमारे साथ होंगे, वो अभी टेलीफोन लाइन पे ही होंगे, लेकिन पहले हमने आपको प्रेफर किया कि आपके पास टाइम थोड़ा कम था। अंजुम साहब ये जो हालात बदल रहे हैं, अंजुम भाई के बाद आजकल टाइम पास ही बहुत कम है, कराची को नहीं हाँ, मियां अंजुम निसार साहब जो है वो कराची को टाइम नहीं दे रहे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मियां अंजुम साहब की जो आज आपने सुन लगा, आपने हरमस को खोलने का ऐलान कर दिया ईरान ने, तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल के मुस्तकबिल अच्छा होगा। और जैसे ये ऐलान हुआ है आपने देखा नीचे ही है, और स्टॉक मार्केट जो है दुनिया भर में उन्होंने भी पाकिस्तान ने हमारी तो ये मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अच्छा एक असर पड़ेगा, कम होगी, और बहुत सारे क्रू रिलेटेड जो मैटर है, और इसमें आप देखिए अंजुम निसार साहब थोड़ा सा आप आगे पीछे, आपकी लाइन कट रही है, आपकी आवाज में फ्रैक्शन आ रही है, थोड़ा सा मतलब ये कि आगे पीछे हो ताकि सिग्नल जरा सही जाए। आप थोड़ा सा मतलब वो कर लें, थोड़ा सा मतलब ये कि आपकी आवाज में जो फ्रैक्शन आ रही है। जी बेहतर है मेरे भाई? हाँ बेहतर है जी, बोले। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इस सारा ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस आज जो खुली है, और इससे पेशतर नजर आ रहा था कि जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब जो है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस तरह 15-20 दिन से कॉन्टिन्यूसली इस जंग को रुकवाने के लिए अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे थे, मैं समझता हूँ दुनिया ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। और देखिए जंग तो किसी चीज का हल नहीं है, बेशक हल तो है अमन ही, और ये एक नाजायज मैं समझता हूँ कि एक जंग जो है ईरान पे थोपी गई थी, और कुछ स्पॉइलर थे जो ये चाह रहे थे कि जंग हो, तो वो 12 उन्होंने जंग कर ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने जो है हमारा ब्रदर मुल्क जो है उन्होंने भी माशाल्लाह बड़े भले उनका काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने भी एक कौम होने का सबूत, बेशक तो ये जंग उन्होंने भी खुल के लड़ी है, और बताया है कि जी जब अपना अज़म पक्का हो और कुर्बानी का जज्बा आपका हो तो आप बड़ी पावर के साथ टकरा सकते हैं। बाकी राह देखें
ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी में यकीनन बेहतरी आएगी, क्योंकि और एक क्यास था वो इंशाल्लाह वो बादल जो है इंशाल्लाह वो झट्टे खत्म होंगे और एक अमन की तरफ आएगी, और यकीनन उससे जो है ना आपकी जो रूटीन का कारोबार जो है वो लगेगा, इसके नतीजे में इन्फ्लेशन भी कम होगी और दुनिया की आवाम जो है अभी इनके बाद यानी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद या इस सूरत के बाद आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग में कितना इजाफा हुआ था? देखिए हमारे जो रॉ मटेरियल, मैं आर्टिफिशियल लेदर और प्लास्टिक वगैरह बनाता हूँ, और प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है तकरीबन 60% एटलीस्ट उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी, क्योंकि हाँ वो बढ़ गई थी। अब वो जो है वो ग्रेजुअली अब कल परसों से जो है ना वो रिवर्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेन सारा है पेट्रोकेमिकल है, क्रूड ऑयल बेस्ड ही है सारे मामलात। तो वो क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस अगर एक तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी और सेकेंडली जब प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको तमाम रॉ मटेरियल्स पर भी नजर आएगी और बहुत सारी जो है ना चीजों पे आपको नजर आएगी, और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव जो है एक दुनिया अपना पुराने आज से जो फरवरी 2028 से जब से ये जंग मुसल्लत की गई थी उससे पेशतर जो हालात है इंशाल्लाह उस तरफ लौटेगी। अच्छा, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की घर बड़ी उम्मीद है और बेहतरी होगी। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, और पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में बड़ा नुमाया हुआ है और दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। और आप देख रहे हैं इसमें अंजुम साहब, इसमें सिर्फ हुकूमत को में नहीं, इसमें आप ये देखेंगे जो भी इत्तेहादी जमातें थी या अपोजिशंस थी उनका भी एक किरदार है कि उन्होंने भी बड़ा तहम्मुल के साथ और बादे यकसुई के साथ जो है हुकूमत का साथ दिया। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है, अपोजिशन जमात है, उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया, एक जलसा था, उन्होंने भी अपना जलसा मुखर किया। बिल्कुल ठीक है जी। तो बाहर से आप देख रहे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान इत्तेहादी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने भी अपना किरदार अदा किया कि उन्होंने भी मतलब ये कि कोई ऐसे हर्डल्स पैदा नहीं की गवर्नमेंट के लिए। जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जितने उन्होंने भी एक जो है अपना अच्छा मुझे अंजुम मियां साहब आप मुझे ये बताइएगा कि या आखिरी सवाल है कि ये जो नया रूट खुला है TIR जो ईरान के रास्ते जो है सेंट्रल एशिया के लिए जो है माल को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एज ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरकर्दा रहनुमा के हवसे से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए जी इसमें फायदा तो होगा। देखिए एक आपके पास एक जो है ना सेंट्रल एशिया ममालिक तक रसाई जो है आपके थ्रू ईरान हो जाएगी, वो तो चले एक मुनासिब बात है, और चले एक दूसरा ऑप्शन हो गया, और अल्लाह करे इंशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामला जो है मामूर पे हैं, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी एक अच्छा हमसाया होने का, तो उनकी तरफ से जो भी दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही थी उसको भी वो रोके, ताकि उनकी मईशत भी बेहतर हो और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो, और मिल के एक देखें ना हम साइड चेंज कर सकते हैं, और बेहतर ये होगा कि वो भी जिम्मेदार अब देखें ना वो तालिबानाइजेशन से बाहर निकले, और एक जो है ना एक अपना जो एक अब उनके पास हुकूमत है तो अपना हुक्मरान की जो फराइज होते हैं उसको भी मेरा मतलब है वो अदा करने का वो भी वो सोचे, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि एक मुल्क की तरफ से अगर दहशतगर्दी होगी या लोग तो का जो अमन को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे, तो नेचुरली एक भले कोई भी मुल्क होता तो नेचुरली वो रिजाइनमेंट तो होनी थी। मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और इस खित्ते के लिए भी बेहतर है कि हम जो है अमन की तरफ जाएं और अपना जो रोल है वो अपना अदा करें, ताकि दोनों तमाम ममालिक की जो मईशत हो या गुर्बत की जो लकीर है उससे ऊपर आ सके। थैंक यू मियाँ साहब। ये मियाँ अंजुम निसार साहब थे लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, और साबिक सदर PCCI भी थे, जो उन्होंने गुफ्तगू की। यकीनी तौर पर हर ताजिर जो है सनतकार एक आम आवाम तमाम के तमाम लोग जो इस बात से खुश हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि जंगबंदी की मुआहदे पर अमल दरामद हो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो शेख हबीब साहब की बात कुछ रह गई थी, उनकी बात कंप्लीट करने की मैं इजाज़त दूंगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़ियत में हम दोबारा हाजिर हैं वफ़े में जाने से कबल। मियां अंजुम निसार लाहौर और जो हो रही थी वो यही हो रही थी कि जो पॉजिटिव साइन जो आपने
हॉर्मस खोलने के बाद और जो इस वक्त इकोनॉमिक इशू उतारे सियासी तौर पे, शेख साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप कह रहे थे। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे कहने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को मेरी समझता हमें फख्र महसूस होना चाहिए फील्ड मार्शल साहब ने जो काम किया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब और सदर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए कुछ करें, और उनको जो इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की कई तीनों पर तब उससे रेट बहुत हर चीज का, लेकिन वो एक मजबूरी थी ना। 25,000 की सैलरी से लेकर 50,000 रुपए की सैलरी वाला शख्स अभी भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, आपकी जो बात रेट इन्होंने कम किए वो नहीं उसके मुताबिक नहीं हो रहा। देखिए, जब तक डीजल के प्राइस नहीं आएंगे नीचे तो मैं समझता हूँ वो तो लाजमी सी बात है कि आप ये देखिए, आपने हॉर्मस खुलने के ऐलान आज हुआ ना, तो उम्मीद की जा रही है ना कि आइंदा इंशाल्लाह ताला एक दो हमारा तो वैसे ही खुला हुआ था ना। मैं आपको एक बात और समझाऊं, देखिए हमारा तो ऑलरेडी खुला हुआ था। हमें पाकिस्तान देखिए, अब बात दूसरी है, हमारे यहाँ तो 20 कार्गो आए, ये कहते हैं 2 कार्गो आए, चलो हम तो इस पे बहस ही नहीं करते, वो कहाँ 18 कार्गो आए, उसकी बात ही नहीं करो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो कम से कम आसानी थी ना। और फिर दूसरी बात है कि गैस कहाँ थी आपके पास? नहीं, गैस तो जाहिर है वो आप अपने ट्रम्प पे लेंगे ना, आप अपने ट्रम्प पे देंगे ना। तो गैस का टर्मिनल बंद हो गया, कतर ने आपको देने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब चले एक मिनट आपकी बात मान लेते हैं, कतर ने बंद किया ना, उन्होंने पॉलिसी चेंज की। नहीं, पॉलिसी चेंज नहीं की, ईरान ने जिन पर हमला किया था तो उनका जो ऑयल एंड गैस टर्मिनल था वो नुकसान पहुंचा था उनका, तो फिर इसकी वजह से उन्होंने बंद किया। हमें भी तो चाहिए ना कि हम जो कॉन्टेक्ट करके बैठे हुए हैं, जो पिछले 20 साल से करोड़ों डॉलर, तो एक नागानी आफत है ना, नागानी आफत है ना। मेरी बात सब देखिए, हुआ ये है कि प्राइस दुनिया में हाई कर गई, बिल्कुल हाई चली गई, हमें भी महंगा मिलने लगा, बिल्कुल। तो उसका लेकिन हमारे पास स्टॉक था उसका। देखिए मैं आपको बताऊं नजम भाई, देखो यहाँ नीचे यहाँ बात नहीं बनेगी, लेकिन आपके वजीर खजाना आके कहते हैं कि हमारे पास 28 दिन का रिजर्व है, 3 दिन के बाद आप पैसे बढ़ा देते हैं। अब मुझे बताइए वो कौन से खाते के अंदर पैसे जा रहे हैं, वो ही बताइए। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट भी इस बात पे भरमा थी, लेकिन आपकी लीडरशिप से भी ये ऐलानात हो रहे थे बाकायदा कि भाई पेट्रोल के ऊपर जो है वो जुल्म जास्ती हो रही है। आपकी बात सुन लें, देखिए आप अपना रिजर्व पूरा खत्म नहीं कर सकते, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, देन व्हाट यू विल डू। हुआ क्या था, हुआ रिजर्व को आप नहीं खत्म कर, 2 मिनट में आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि हुआ ये कि कीमत इसलिए बढ़ानी पड़ी कि लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, लोगों ने पेट्रोल ले जाके घर में ड्रम में भरना शुरू कर दिया। तो हुकूमत ने देखा अगर इस तरह अगर लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, एक तो जान माल का खतरा, दूसरी बात यह है कि जब स्टॉक 28 दिन से पहले खत्म हो गया तो फिर आपके पास अगर जंग छिड़ जाती है या कोई भी मिसहैपन हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? हुकूमत ने महंगा इसलिए किया कि लोग कम इस्तेमाल करें, और अगर इसमें कोई ऐसा हम स्टॉक अपना रिजर्व इस्तेमाल कर लेते और पेट्रोल की तरसील बंद हो जाती किसी वजह से, ये आईपीपी वाले मामला तो हम भी उसको भी तो रिव्यू कर सकते हैं ना। आईपीपी कहां से आ गई बीच में इसमें? आईपीपी का इससे कोई क्या लेना देना? बात आपने कहा कि हमने जो ईरान से मायदा किया हुआ है, कतर ने अभी जो सदर के हालत जंग के अंदर उसका जो एक सिस्टम डाउन हुआ, उन्होंने कहा 30% हमारे को लॉस हो गया, इसके अंदर 30% हम जो है गैस फ्री दे सकते हैं। तो उसमें हमारे मुल्क को भी उन्होंने शामिल कर दिया कि भाई आपको भी इतनी नहीं मिलेगी। तो मकसद ये कह रहे कि हम तो चाहते हैं आईपीपी वाले मामला थे तो वो भी कटौती करेंगे। क्या ताल्लुक इससे? देखिए वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग सब्जेक्ट है, इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीपी को गैस ना देना। उनका कहने का मकसद है कि आईपीपी का गैस रोके, पैसे फिर भी देना पड़ेंगे हमें। देखिए बात ये है कि अभी आपने कहा 20 साल से, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। जो प्रेसिडेंट आसिफ साहब ने ईरान से जो माहिदा किया था वो उन्होंने लाइन बिछा ली, हमने भी बिछाई, लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से और सैंक्शंस की वजह से हम उसको जोड़ नहीं पाए। हमारी तो ख्वाहिश ये कि ईरान पे सैंक्शन उठे, हम लाइन जोड़े। चीज है, जब आपके पास सैंक्शन थी तो आपने माहिदा क्यों किया उनसे? अच्छा चलिए वो भी हो गया ना। अब तो कम से कम आज तो हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम चाहें अभी नहीं जोड़ सकते। देखिए अभी सैंक्शन नहीं उठी है, आप ये हमारी नहीं अभी वो कहते हैं ना कि ऑफिशियल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अभी मेरी बात सुनो, अभी पिछले 15 दिन पहले आपने सदर ट्रम्प का बयान सुना आपने? उन्होंने क्या कहा कि जी आप ईरान से भी ले सकते हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं आप रशिया से भी ले सकते हैं। तो सर वो तो उनका रोज का बयान है, वो अपनी जगह पर। वो किस तेल की बात कर रहे थे? वो उस तेल की बात कर रहे थे जो तेल जंग होने से पहले ईरान की बंदरगाह से लेके इंटरनेशनल समंदर की हदूद में पहुंच चुके थे और जंग शुरू होने की वजह से वो जहाज खड़े हो गए थे। तो उस जहाज के लिए कहा गया था कि आप वो जो ईरानी तेल है, आप वो ईरानी तेल जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन सैंक्शन टिल अभी तक मौजूद है। सैंक्शन का ये खत्म होगा, हम फौरन वो गैस लेंगे, हमारे पर गैस का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह।
गैस का मसला। चलिए आपका पेट्रोल का मसला ना भी हो तो आपका गैस का मसला हल हो गया तो आपका देखिए ना, तो बड़ी अभी बात है। अल्लाह करे हमारा गैस का मसला हो, हमारा डीजल का मसला सॉल्व हो, वरना गरीब आदमी पिस थोड़ी देर जाएगा। पहले गरीब गवर्नमेंट आदमी ने पिस 32 रुपीज कुछ पैसे डीजल पे कम किए। अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने अभी देखा टीवी पे, 1-2 घंटे पहले 32 रुपए कम किए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब ये चीजें नॉर्मल होंगी तो ये उसी प्राइस पे आ जाएगा तेल। इसलिए कि देखिए एक बात तो तय है कि हुकूमत ने जानबूझकर नहीं बढ़ाया, हुकूमत की मजबूरी थी, चाहे वफाक हो। सबसे बड़ी बात ये देखें, हुकूमत ने तेल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाई, किसी भी सूबाई हुकूमत ने एहतजाज नहीं किया, इसलिए कि सबको पता था कि मजबूरी है, ठीक है, आउट नहीं था हमारे पास। लेकिन यहां पर एक और बात भी है, कुछ जराए ये कहते हैं कि चूंकि यूएई ने $3 अरब वापस मांग लिया था, $3.5 अरब, तो एक ह्यूज गैप पैदा होना था, तो एक ह्यूज गैप पैदा होता था। फिर उसका जून में आपका बजट भी है, तो कहना यह है कि कुछ ट्रेड डेफिसिट को, कुछ बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए भी जो है वो इलीगल तो हुजूर ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बताए ना, आके ये बताए ना कि वो हिसाब तो बता देंगे ये पैसे कहाँ खर्च होने जा रहे हैं। अब बात ये कहने का कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अपनी कौम को तो देखें कि इस कौम का क्या हो रहा है। ये पिछले दौर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि बलोचिस्तान से लेकर कराची तक के लिए जो अब है वो सड़क निकाल रहे हैं, इसके वफाक ये पैसा जो हम हमारे पेट्रोल के अंदर ले रहे हैं वो हम वहाँ खर्च करेंगे, तो फिर वफाक क्या करेगा उसके अंदर? क्या मतलब? ये पैसा आवाम से लेके वो बलोचिस्तान से कोयटा से लेके कराची तक, ना आवाम से नहीं ले रहा, आपकी इल्म नहीं, उसमें ये बताता हूं पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी, पेट्रोल मैं पिछले टाइम की बात कर रहा हूं। जी पिछले टाइम, ये जंग से पहले की बात है। पिछले टाइम उसमें यह था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पैसे जो भी एक बेनिफिट देना था, सब्सिडी देनी थी आवाम को सब्सिडी देनी थी, वो सब्सिडी उन्होंने आवाम को पेट्रोल में देने की बजाय उन्होंने कहा ये रकम मैं 10 अरब रुपए के करीब या 20 अरब रुपए के करीब उन्होंने बलूचिस्तान को दिया था कि कराची टू खुशदार जो रोड है उस रोड की तामीरात के लिए डबल किया बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने ये तो वफाक अपने बजट से देता ना, ये तो कौम का बजट आप ले रहे हैं, उसके पैसे जो वहां लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, उस वक्त जो डॉलर, मेरी बात सुनो, मेरे पास जो बैलेट जो है उसको $60 पे आया बता, ठीक है ना, $110 पे भी गया, उसके बाद वो नीचे आता रहा ना, तो इन्होंने पैसे कम नहीं किए। तो वो पैसे के जो बेनिफिट है उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे दिया ना, खुशदार और कराची के। अच्छा चलिए, अब अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब कौम को बेनिफिट देते हैं, इसमें कौम हालत जंग में बैठी हुई है, जो हालात खराब है, मईशत बेताशा खराब है। देखिए मैं आपको बताऊं, कारोबार नहीं है, तो इस वक्त इनको चाहिए कि सब्सिडी के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे या किसी भी उसमें कंजक्शन के अंदर मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये चाहिए फौरी तौर पर वफाक को कि वो पेट्रोल पे और डीजल के पैसों पे बिल्कुल करेंगे। आवाम जो है, आवाम का एक मतलब दस्तखत हो जाने दे, ईरान और अमेरिका होने थे, हो जाएगा। जी मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है जुबैर मोतीवाला साहब, जो कि साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं और ये रूही रवा हैं BMG के। थैंक यू सर। जुबैर भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन सकते हैं? बहुत बहुत फर्स्ट क्लास आवाज। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। साथ में नजमी आलम साहब आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। नजमी आलम साहब मेरा भाई है। अच्छा, और हम आपके दुश्मन है? नहीं ये पुराना भाई है ना। चले जी, बहुत अच्छी बात है कि आज आपके भाइयों को हमने बिठाया हुआ, दूसरे भाई आपके बैठे हुए हैं, शेख हबीब साहब भी बैठे हुए हैं और वो भी आपको जो है मुस्कुरा के देख रहे हैं आपकी तस्वीर को। तो जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। जुबैर साहब मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एक जहादीद बिजनेसमैन होने के नाते, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, आप क्या समझते हैं कि ये जो आबनाए हुकूमत खोलने का ऐलान हो गया है और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि 21 अप्रैल से पहले ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात हो जाएंगे और दस्तखत भी हो जाएंगे, आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, बहुत इकोनॉमी है, हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती। हमारे इस तरफ गिरेंगे तो उस तरफ गिर जाएंगे, इस तरफ आएगा तो इस तरफ गिर जाएंगे। हमारी इकोनॉमी का जो पूरा स्टे है वो रिजर्व पे होता है और रिजर्व हमारे बहुत कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास इम्पोर्ट बिल के पैसे नहीं होते, फिर इम्पोर्ट बिल के पैसे नहीं होते तो आपकी रैंकिंग कम हो जाती है, फिर आपको वर्ल्ड बैंक और IMF भी तंग करते हैं। तो मतलब इन सारी चीजों को देखिए, अगर हॉर्मोन्स का जो है ना, तो मैं ये समझता हूँ इट्स सिल्वर लाइनिंग है। आप अगर कोई ऐसी वो बात है कि जो सबसे बड़ा तो मुझे खुशी इस बात की है कि फील्ड मार्शल ने जाकर खुलवाई जी, इससे बड़ी तो कोई मुझे खुशी हो ही नहीं सकती। और पाकिस्तान जिस कदर उन्होंने ना काम किया है, इस कदर जो उन्होंने फरासत का कद्दूकल का मुजाहरा किया और एक वर्ल्ड के अंदर एक नए पीस ब्रोकर की हैसियत से उभरा है पाकिस्तान, ये बहुत खुशी की, बहुत
सारा नुकसान हमको हुआ है और थोड़ा बहुत अभी अगले महीनों में भी होगा। ऑलमोस्ट के खुलने के बाद भी जो शिपमेंट्स आ रही हैं उनके अंदर चलो एकदम तो सारी चीजें ठीक नहीं होती, तो उसके अंदर भी हमें मार पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सब ठीक है, और ये बड़ा फख्र है कि ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत बहुत बड़ी है और हम अब जहाँ जाएंगे जिस तरह से हमें देखते थे ऐसे नहीं देखेंगे, इज्जत की निगाह से देखेंगे। ये थोड़ा बहुत आपके पास आपका सवाल का जवाब ये है कि देखें अभी और मजीद मुश्किलात आएंगी अगले आगे 15 महीने के अंदर। हमने उसको ओवरकम करना होगा, हमने उसको सहारना होगा, गवर्नमेंट का साथ देना होगा। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो हमने भी जो है ना और एक हाथ से दिया हाथ लेना भी चाहिए, और इसी तरह से काम होता है, वरना होता नहीं है। मैं भी समझता हूँ अगले 15-20 दिन और मुश्किल के हैं, उसके बाद अगर ये सब साइन हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। सबसे बड़ा जो रास्ता मुझे नजर आता है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, बिल्कुल वो अगर आ गई तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर अमेरिका में मैं समझता हूँ वो टैरिफ के अंदर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कंसेशन मिलेंगे। अच्छा, मुझे जुबैर भाई एक मुझे ये बात बता दीजिएगा, ये भी बड़ी मतलब रिलेवेंट बात भी है कि मैंने यहाँ भी पूछा था नजमी आलम साहब से भी, शेख साहब कि दुबई की हैसियत मुस्तकबिल के अंदर हमें कुछ जो है वो नीचे जाती हुई नजर आ रही, तो दुबई के बाद लोगों की निगाहें कराची पे हैं। अब कराची में जो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आप क्या समझते हैं कि कराची को आप देख रहे हैं कि दुबई का नेमो बदल के तौर पर कराची को? देखिए मैं इतना प्रश्न नहीं है, हमको इसके लिए काम करना पड़ेगा। हम कहेंगे कराची आ जाएगा दूसरा जगह पे है तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे साथ हमने अपने आप के साथ बड़ा जुल्म किया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि कल मेरी टाइम के चौधरी जुनैद थे हमारे साथ मिनिस्टर, उन्होंने 60% जो है आपके दुनिया में कारोबार जो है वो 2-5 हो तो ही हो सकता है, 2-4 हो तो भी नहीं हो सकता, तो 2-3 का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। यहाँ हमने अपने ट्रांसिट के जो टैरिफ हैं उनको कम करना चाहिए ना, 60% कम किया है, मैंने उसको 0 कर देना चाहिए। 60% कम बहुत बड़ी कमी है। आपको अट्रैक्ट करना है लोगों को जो यहाँ आए हैं मजबूरी से, उनको वापस नहीं जाने देना है। बिल्कुल जो सहूलतें वहाँ थी वो सारी आपने देनी है। तो अगर आधा ट्रैफिक भी अगर हमारे पास आ जाए ना ट्रांसिट का, तो बहुत बड़ा समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, नई इनकम का आ जाए, एक नई इनकम का एक रेवेन्यू खुलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे इसके साथ साथ यही बता दीजिएगा, चलिए जब बात हो ही गई है तो आखिरी सवाल है मुझे आपसे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कराची तशरीफ लाए और कराची चैम्बर में खड़े होकर उन्होंने कहा कि कुछ जो लोग पैसे काला धन बाहर ले गए वो ले आए, अगर हम 2 बंदों को भी कराची से उठा लेंगे तो वो सारा बता देंगे कि पैसे कहाँ गए। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या वजारत दाखिला इतना ज्यादा नाअहल है कि उसको पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ गए, उसको 2 बंदे उठाने पड़ेंगे? तो आप नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो अभी जो है ना ये बात ऐसी बात जो उन्होंने की है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये थोड़ी सी सख्त है बात, लेकिन बात ये है कि ये उनके लिए बात कर रहे हैं जो हवाले से और 2 नंबर से पैसे लेंगे। सर हवाले से उंडी से इसमें तो एक आम आवाम भी है, ताजिर भी है, सनअतकार भी है, सियासतदान भी, इसमें सभी शामिल है ना। बात तो सुन, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ स्टेट बैंक से अपने पैसों को जो से आफ्टर के पास जो पैसे थे वो ले गए। कई इंडस्ट्रियां लगी हैं, कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, कई इंडस्ट्रियां लग रही हैं जो यहाँ से ऑफिशियली फंड के लिए अफ्रीकानों ने लगाई हैं इंडस्ट्रियां, हमारे लोगों ने। हम जॉर्डन में हम हैं, हम मोबासा में हैं, हम बहुत जगह पे हैं जो हमने अपने प्लांट्स लगाए। इसमें कोई गुनाह नहीं है, आपको एक्सपेंशन करना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपेंशन होना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपेंशन है ना, अमेरिका का नाम बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होता। चले वो अगर आप वो उसके अंदर जो ना ऐसा नहीं होता कि सही गलत, जो गलत है मैं मोहसिन नकवी साहब से एग्री करता हूँ। ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। बगैर मुफ्ती वाला थे, साबिक सदर कराची चैम्बर कॉमर्स और BMG ग्रुप के सरबराह भी थे। बहरहाल इनका कहना यही है कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सख्त बात कही थी, आपने भी सुनी होगी, बिल्कुल सुनी, कि अगर पैसे वापस लेके नहीं आए, हमें भी पता है कि कौन लोग पैसे बाहर लेके गए हैं, और 2 बंदों को हमने उठा लिया तो सारी बातें बता देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये बराबर धमकी है सबको, चाहे वो उसमें ताजिर हो, सियासतदान हो, आवाम हो? कि मोहसिन नकवी साहब ने एग्जेजरेट कर लिया, मैं समझता हूँ कि इस तरह के कि 2 बंदों को उठाएंगे तो सब पता चल जाएगा। ये वही वाली बात है, बलूचिस्तान में बैठ के कहा था कि एक SHO की मार है। हाँ, तो ये ऐसी बातें और उसके बाद दहशतगर्दी का थोड़ी सी अनश्योर बात है।
हाँ, आप अगर जैसे जुबैर भाई ने कहा कि कोई लीगली अपना पैसा बाहर लेके गया और वहां पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप अगर आपने वहां कारोबार में लगाए कोई तो पाबंदी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई इलीगल जो हवाले से पैसा गया है, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है आदमी जो हवाला कर रहा है, उसको पकड़ें बिल्कुल, कौन इसको रोक रहा है उनको। मतलब आप समझते हैं कि ये अगर कोई ऐसा है, ये फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का? अगर देखिए, ये तो हकीकत है कि हमारा बहुत पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना क्या मौक़िफ़ है? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, एज भाई हमारे मुल्क का बहुत सा पैसा बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ बहुत से लोगों ने जजीरे खरीदनी है बाहर के मुल्कों में, उनसे भी लेके आए। जजीरे जो खरीदे हैं वो भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी उसमें, लेकिन तो खरीदे उनको, उससे लाएं जजीरे वालों से। लेकिन काला धन बाहर ले जाने में सबसे ज्यादा बदनाम सियासतदान। हाँ, ये जरा वनरेबल होते हैं क्योंकि पब्लिक फिगर होते हैं तो ज्यादा उन पे गए, लेकिन अगर और तरफ जाएंगे तो बहुत से नाम आ जाएंगे। जी शेख साहब, जी शेख साहब क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी। नहीं बिल्कुल, मैं भी मकसद ताजिरों ने भी बड़ा पैसा अंदर बाहर ले गए। जी बिल्कुल, अगर लेके गए तो अपने ब्लैक मनी को नहीं, व्हाइट मनी को करके लेके गए। अगर कोई बिजनेस, जब आप इस मुल्क में अगर किसी को कोई बिजनेस करने नहीं देंगे, फैक्ट्रियाँ जो है वो लूज की तरफ जा रही होंगी, लाइट उससे नहीं मिल रही होगी, पानी उससे नहीं मिल रहा होगा, तो वो क्या करेगा? वो सनत को बंद ही करना है। वो जो 4000 वर्कर या 3000 वर्कर काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे, तो जराइम और क्राइम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। यही तो वजह जो मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा इन चीज़ों पे तवज्जो दें। आप जो आपने बात कही ना, कराची कहाँ होने जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, कराची जो है बहुत आगे निकलने जा रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त कि बिलखुसूस अपने सूबे पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। हाँ बिल्कुल, कराची शहर पे तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए 100% निगाह रख के काम करे। तो मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर इनकी बादशाहत कायम रहेगी। वरना जो पिछले दौर में अभी जो ताजिर बातें कर रहे थे ना कि वफाक आ जाए, वो कर ले, CM साहिबा आ जाए, मैडम वो आके कुछ कर लें, तो ये सब बेकार की बातें। काम हमने सिंध गवर्नमेंट से लेना है और सिंध गवर्नमेंट ने ही करके देना है। तो हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची शहर को मोटिवेट करें, कराची शहर की बात को समझें और इसके मसाइल को फौरी तौर पे हल करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि कम से कम इन पेट्रोल और डीजल के रेटों में अगर आपके निर्खों में कमी नहीं लाएंगे, चाहे वो सब्सिडी की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, तो देखिए सर, क्राइम और जराइम में जब इजाफा होगा तो हम संभाल नहीं सकेंगे। जी जल्दी हो गया, ठीक है जी। मैं आखिरी जुमला बता दीजिए ताकि जल्दी, देखिए ठीक है, मौका बता दीजिए कि सिंध गवर्नमेंट क्या करना चाहती है आइंदा। सिंध गवर्नमेंट कराची को अभी देखें तकरीबन 20 अरब रुपए के KMC को दिए, बड़ी रोडों के टेंडर हो रहे हैं, उनको सही करने के लिए कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट अपना पूरा जोर अपना काम कर रही है। और इंशाल्लाह अगर ये हालात, पॉलिटिकल हालात सही रहे और सब रहेंगे तो हम इंशाल्लाह और कराची के लिए करेंगे। चलिए जी, थैंक यू, दोनों ज़्यादा बहुत शुक्रिया। कि बात यह है कि बात गुफ्तगू तो बहुत बड़ी है और एक वसी एक मौजू है, लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी तकवा हो, चाहे वो सियासतदान हो, ताजिर हो, अवाम हो, मजहबी जमातें हो, इस्टेब्लिशमेंट, सब एक पेज पे हैं। ठीक है कि इख्तलाफात होते हैं पॉलिसीज़ के, लेकिन इसको मिलजुल के ही दुरुस्त किया जाता है। बिलाल हसन से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह।